गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अर्थशास्त्र अध्याय 4 वैश्वीकरण। इसके अंतर्गत आज हम पढ़ने जा रहे हैं विदेश व्यापार और बाजारों का एकीकरण, कि कैसे विदेशी व्यापार ने बाजारों का एकीकरण किया है, कैसे उनको एक करने का काम किया है। लंबे समय से विदेश व्यापार विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य माध्यम रहा है। अगर हम पुराने समय की बात करें, इतिहास में आपने भारत और दक्षिण एशिया को पूर्व और पश्चिम के बाज़ारों से जोड़ने वाले व्यापारिक मार्गों और इन मार्गों से होने वाले गहन व्यापार के बारे में पढ़ा होगा कि हमारे देश में प्राचीन समय से ही जो विदेशी व्यापार है वो होता आ रहा है। रेशम मार्ग था उसके विषय में आपने पढ़ा होगा कि कैसे रेशम के मार्ग से भारत से जो रेशम का कपड़ा, सूती कपड़ा और जो गर्म मसाले हैं वो कैसे यूरोप के विभिन्न देशों में पहुंचते थे। तो इस विदेशी व्यापार के माध्यम से विभिन्न देश एक दूसरे से गहन रूप से जुड़े हुए थे। तो इस विदेशी व्यापार ने विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का काम किया है और इससे विभिन्न देशों के बाज़ारों का एकीकरण हुआ है। आपको यह भी याद होगा कि व्यापारिक हितों के कारण ही व्यापारिक कंपनियां जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की ओर आकर्षित हुई। हमारे देश में व्यापार करने के उद्देश्य से बहुत सारी जो कंपनियां हैं वो भारत में आई, व्यापारिक कंपनियां। सबसे पहले जैसे फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली और बाद में आपका ये ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत में आई। तो इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? केवल व्यापार करना। आखिरकार विदेशी व्यापार का बुनियादी कार्य क्या है, कि विदेशी व्यापार क्या करता है? सरल शब्दों में कहा जाए तो विदेशी व्यापार घरेलू बाज़ारों अर्थात अपने देश के बाज़ारों से बाहर के बाज़ारों में पहुंचने के लिए उत्पादकों को एक अवसर प्रदान करता है। हमारे देश के जो उत्पादक हैं, जो विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, तो उन उत्पादकों को इस विदेशी व्यापार के माध्यम से मौका मिल जाता है कि अपनी वस्तुओं को वो विभिन्न देशों के बाज़ारों में, विदेशों के बाज़ारों में उपलब्ध करा सके और इस विदेशी व्यापारिक जो प्रतिस्पर्धा के अंदर अपने आप को शामिल कर सके। उत्पादन या उत्पादक केवल अपने देश के बाज़ारों में ही अपने उत्पादन नहीं बेच सकते हैं, बल्कि विश्व के अन्य देशों के बाज़ारों में भी प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं या कंपटीशन कर सकते हैं। अब हमारे देश का बना हुआ सामान जो हमारे देश के उत्पादक हैं वो दूसरे देशों में भेज करके और वहाँ पर क्या है, दूसरे देश के जो उत्पाद हैं उनके साथ प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन कर सकते हैं। इसी प्रकार दूसरे देशों में उत्पादित वस्तुओं के आयात से खरीदारों के समक्ष उन वस्तुओं के घरेलू उत्पादन के अन्य विकल्पों का विस्तार हुआ है। अगर दूसरे देश से कोई सामान हमारे देश में आयात किया जाता है या हमारे देश में आता है, तो इससे जो उपभोक्ता है, जो वस्तुओं का उपभोग करने वाला है, तो उसके सामने एक ही वस्तु के बहुत सारे जो विकल्प हैं उसके सामने मौजूद होते हैं और उनमें से वो किसी भी वस्तु का चयन अपनी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए कर सकता है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। एक उदाहरण इसमें दिया गया है कि भारत में चीन के खिलौने, चीन के विनिर्माताओं को भारत में खिलौने निर्यात करने का एक अवसर का पता चलता है। जहां खिलौने अधिक मूल्य पर बेचे जा रहे हैं, वे भारत को खिलौने निर्यात करना आरंभ कर देता है, यानी भारत में अपने जो खिलौने हैं उनका व्यापार करना शुरू कर देता है। अब भारत में खरीदारों के पास भारतीय और चीनी खिलौनों के बीच चयन करने का विकल्प है, वो होता है, उनमें से वो किसी को भी चयन कर सकते हैं। सस्ते दाम एवं नवीन डिज़ाइन के कारण चीनी खिलौने भारतीय बाज़ारों में अधिक लोकप्रिय हैं, क्योंकि जो चीन के खिलौने हैं वो भारतीय खिलौनों से सस्ते हैं, इसलिए कोई भी उपभोक्ता है वो सस्ते जो उत्पाद हैं उनको ही खरीदता है। एक वर्ष में ही
खिलौनों की 70 से 80% दुकानों में भारतीय खिलौनों का स्थान चीनी खिलौनों ने ले लिया। अब भारत के बाज़ारों में खिलौने पहले की तुलना में सस्ते मिलते हैं। यहाँ क्या हो रहा है? व्यापार के कारण चीनी खिलौने भारत के बाज़ारों में आए। भारतीय और चीनी खिलौनों की प्रतिस्पर्धा में चीनी खिलौने बेहतर साबित हुए और भारतीय खरीदारों के समक्ष कम कीमत पर खिलौनों के अपेक्षाकृत अधिक विकल्प उपलब्ध है। तो इस विदेशी व्यापार से क्या हुआ? चीन के साथ व्यापार से, कि चीनी खिलौने भारत के बाज़ार में आते हैं और भारतीय जो खिलौने हैं और चीनी खिलौने हैं उनके बीच में प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन होता है, जिसमें चीनी खिलौने बेहतर साबित होते हैं और भारतीय जो खरीदार है या उपभोक्ता है उनके समक्ष क्या है, अब खिलौनों के अधिक विकल्प उपलब्ध है, वो उनमें से चयन कर सकते हैं। इससे चीन के खिलौना निर्माताओं को अपना व्यवसाय फैलाने के लिए एक अवसर प्राप्त होता है। इसके विपरीत भारतीय खिलौना निर्माताओं को हानि होती है क्योंकि उनके खिलौने कम कीमत पर बिकते हैं। तो ये वैश्वीकरण का एक जो प्रभाव है वो इस उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया गया है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं कि सामान्यतः व्यापार के खुलने से वस्तुओं का एक बाज़ार से दूसरे बाज़ार में आवागमन होता है या वस्तुएं एक बाज़ार से दूसरे बाज़ार में आती जाती है, एक देश से दूसरे देश में आती जाती है। बाज़ार में वस्तुओं के विकल्प बढ़ जाते हैं। इससे क्या होगा कि बाज़ार के अंदर जो वस्तुएं हैं उनके विकल्प बढ़ जाते हैं। मान लो आपको फ्रिज चाहिए तो फ्रिज क्या है, वो अलग अलग कंपनी के आपके सामने मौजूद होंगे। LG का है, सैमसंग का है, व्हीलफूल का है, तो अलग अलग कंपनियों के, जो गोदरेज का है, अलग अलग कंपनियों के जो फ्रिज है वो आपके सामने मौजूद होंगे और उपभोक्ता उनमें से किसी का भी चयन कर सकता है। दो बाज़ारों में एक ही वस्तु का मूल्य एक समान होने लगता है। तो इस प्रतिस्पर्धा से क्या होता है कि दो बाज़ारों के अंदर, यानी दो देशों के अंदर एक ही वस्तु का जो मूल्य है वो एक समान होने लगता है। अब दो देशों के उत्पादक एक दूसरे से हज़ारों मील दूर होकर भी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं या कंपटीशन कर सकते हैं। इस प्रकार विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाज़ारों को जोड़ने या उनको एकीकरण करने में सहायक होता है। क्योंकि विदेशी व्यापार से क्या होता है कि वस्तुओं का एक बाज़ार से दूसरे बाज़ार में या एक देश से दूसरे देश में आना जाना या आवागमन होता है। इससे क्या होता है कि बाज़ार के अंदर वस्तुओं के विकल्प बढ़ जाते हैं। उपभोक्ता क्या है, उनमें से किसी भी वस्तु को चुनने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। और दो बाज़ारों में एक ही वस्तु का जो मूल्य है वो समान हो जाता है और दो देशों के उत्पादक एक दूसरे से हज़ारों मील दूर रहकर भी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन कर सकते हैं। तो विदेशी व्यापार इस कारण क्या है, विभिन्न बाज़ारों को, देशों के विभिन्न बाज़ारों को जोड़ने या एकीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद देखिए कि वैश्वीकरण है क्या। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं और वैश्वीकरण क्या है। देखिए, विगत 2-3 दशकों से अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियां विश्व में उन स्थानों की तलाश कर रही है जो उनके उत्पादन के लिए सस्ते हो। कोई भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां, ऐसी कंपनी को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं जिसकी उत्पादन इकाइयां एक से अधिक देशों में स्थापित है और वो पूरे विश्व के अंदर क्या करती है, अपने जो उत्पाद हैं उनका व्यापार करती हैं। तो ऐसी कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहा जाता है। तो ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या करती है, ऐसे देशों की तलाश करती हैं जहां पर वस्तुओं का उत्पादन करना क्या हो, सस्ता हो। इन देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हो रही है। मतलब अत्यधिक मात्रा में जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो उन देशों में पैसा लगाती है या अपना उद्योग धंधे हैं वहां पर स्थापित करती है। साथ ही विभिन्न देशों के बीच विदेश व्यापार में भी तेजी से वृद्धि हो रही है। विदेश व्यापार का एक बड़ा भाग बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा नियंत्रित होता है। जितना भी विदेशी व्यापार होता है एक देश से दूसरे देश के बीच में, तो ये अधिकतर जो व्यापार है वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा ही किया जाता है। जैसे भारत में एग्जाम्पल दिया गया है, फोर्ड मोटर्स का एक कार संयंत्र है। ये जो फोर्ड मोटर्स है ये अमेरिका की कंपनी है। केवल भारत के लिए ही कारों का निर्माण नहीं करती है, बल्कि इसके अलावा और ये जो है दूसरे देशों के लिए भी क्या करती है, कारों का निर्माण है वो करती है। बल्कि अन्य विकासशील देशों को कारें और विश्व भर में अपने कारखानों के लिए कार पुर्जों का भी निर्यात करती है। यानी जो स्पेयर पार्ट्स हैं कार के, उनका निर्यात करती है, उनको भेजती है।
इसी प्रकार अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियों के क्रियाकलापों में वस्तुओं और सेवाओं का बड़े पैमाने पर व्यापार शामिल होता है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करती है? वस्तुओं और सेवाओं का बड़े पैमाने पर व्यापार करती है। तो ये विदेशी व्यापार में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। उसके बाद देखते हैं कि अधिक विदेश व्यापार और अधिक विदेशी निवेश के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बाजारों एवं उत्पादन में एकीकरण हो रहा है, क्योंकि इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा अत्यधिक मात्रा में विदेशी व्यापार होता है और अत्यधिक मात्रा में विदेशी निवेश, मतलब किसी दूसरे देश के द्वारा किसी विकासशील देश के अंदर जो उद्योग धंधे स्थापित किए जाते हैं, जो पैसा लगाया जाता है, उसको विदेशी निवेश कहा जाता है, के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बाजार और उत्पादन क्या है, उनके अंदर एकीकरण हुआ है। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तेजी से जो एकीकरण की प्रक्रिया ही इसको वैश्वीकरण कहा जाता है। तो ये वैश्वीकरण की प्रक्रिया कैसे संभव हो पाई है? अधिक विदेशी व्यापार और अधिक विदेशी निवेश के कारण बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां हैं उनके कारण क्या है, ये वैश्वीकरण की प्रक्रिया संभव हो पाई है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाती है। विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं, निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है। आज विश्व के विभिन्न देशों में आपस में अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान होता है, निवेश होता है। बहुत से जो देश है वो दूसरे देशों में उद्योग धंधे लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, उसको निवेश बोलते हैं। प्रौद्योगिकी होता है तकनीक की जो तकनीकें हैं। तकनीक क्या होता है? किसी भी वस्तु का निर्माण करने का जो एक तकनीक होती है, तो वो तकनीक क्या है, एक देश से दूसरे देश में उसका आदान प्रदान हो रहा है। विगत कुछ दशकों की तुलना में विश्व के अधिकांश भाग एक दूसरे के अपेक्षाकृत अधिक संपर्क में आए हैं। तो इससे जो विश्व के विभिन्न देश हैं वो एक दूसरे के संपर्क में आए हैं, एक दूसरे के करीब आए हैं। तो इसी को वैश्वीकरण कहा जाता है। देखिए, वस्तुओं, सेवाओं, निवेशों और प्रौद्योगिकी के अतिरिक्त विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का एक और माध्यम हो सकता है। यह माध्यम है विभिन्न देशों के बीच लोगों का आवागमन। अब वस्तुएं एक देश से दूसरे देश में जा रही हैं, सेवाएं एक देश से दूसरे देश में आ जा रही हैं। ऐसे ही निवेश क्या है, वो दूसरे देशों में किया जा रहा है। प्रौद्योगिकी एक देश से दूसरे देश में जा रही है। इसके अलावा जो लोग हैं, विभिन्न देशों के जो लोग हैं, वो भी क्या है, एक देश से दूसरे देश में आ जा रहे हैं। तो लोग क्या हैं, वो एक देश से दूसरे देश में क्यों आ जा रहे हैं? इसका कारण क्या है? लोग बेहतर आय के लिए। कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर लोगों की जो बेहतर आय है वो बेहतर होती है, इसलिए बेहतर आय की तलाश में लोग क्या करते हैं, एक देश को छोड़ के दूसरे देश में जाते हैं। बेहतर रोजगार, कहीं पर रोजगार के अवसर हैं वो अधिक हैं, इसलिए जाते हैं। शिक्षा की तलाश, बेहतर शिक्षा की तलाश में भी लोग क्या हैं, एक देश से दूसरे देश में आवागमन करते हैं, आते जाते हैं। किंतु विगत कुछ दशकों में अनेक प्रतिबंधों के कारण विभिन्न देशों के बीच लोगों के आवागमन में अधिक वृद्धि नहीं हुई है। लेकिन कुछ प्रतिबंध हैं वो पिछले कुछ समय से लगे हुए हैं, जिनकी वजह से एक देश से दूसरे देश में लोगों का जो आना जाना है वो थोड़ा कम हुआ है। तो यहाँ पर जो वैश्वीकरण का मतलब क्या है कि वस्तुओं का, सेवाओं का, निवेश और प्रौद्योगिकी और लोगों का जो एक देश से दूसरे देश के बीच में जो आवागमन है या आना जाना है, इसी को वैश्वीकरण कहा जाता है। तो इसमें इतना ही। अगले टॉपिक में हम अगले विषय के बारे में